देखो, लॉकर का रेंट, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और देखो यहाँ पर तो तुम्हें कैश इन बैंक और कैश इन हैंड लास्ट का देके ही रखा है। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च जो दिया वो 23,400 और ये बैंक का दिया 70,000। यहाँ पर लिखने का कैश इन हैंड, फिर यहाँ पर लिखोगे कैश एट बैंक, राइट। और वो जो मेरा होगा वो 23,400 होगा और यहाँ पर होगा 70,000। हाँ, अभी मुझे ये बोलना था कि ये दोनों का अगर टोटल सेम हो गया तो फिर समझ लेने का तुम्हारा क्वेश्चन राइट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का क्वेश्चन राइट है, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। ये आएगा तो भी मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो हम लोग इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें बनाने का जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा और बैलेंस शीट बनाने की आएगी, ठीक है। अभी चलो तुम मुझे बताओ, ये सारा क्वेश्चन है उसमें से कि कौन सा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट डेबिट आएगा और कौन सा रिसिप्ट आएगा और कौन सा पेमेंट आएगा। चलो, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक कहाँ पर आएगा? मैं सिर्फ इतना ही लिखते जाती हूँ, रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बोलो कहाँ पर आएगा? मैम रिसिप्ट। यस, रिसिप्ट, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन? मैम रिसिप्ट। हाँ, ये भी रिसिप्ट। चलो, तीनों 3 आएंगे, ठीक है। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूछ रहे हैं ना तो ये 17 का है, तो सिर्फ 17 का आएगा। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ तो उसमें सिर्फ 1 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, करंट ईयर का ही। पर ये तो तुम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो तो सारे के सारे कंसिडर होंगे। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, मैम रिसिप्ट। हाँ रिसिप्ट, चलो रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, वो भी मेरी रिसिप्ट हुई, राइट। चलो, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, रिसिप्ट। रिसिप्ट, वेरी गुड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पैवेलिएशन, डोनेशन रिसीव्ड, रिसिप्ट। रिसिप्ट। रेंट पेड, पेमेंट। यस। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, पेमेंट। यस। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, पेमेंट। यस। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस, ये भी पेमेंट, राइट। सैलरी पेड, पेमेंट। यस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, पेमेंट। यस। फर्नीचर परचेस्ड, पेमेंट। यस। ऑफिस एक्सपेंसेस, पेमेंट। पेमेंट। और क्लोजिंग जो कैश होगी या क्लोजिंग जो तुम्हारी बैंक होगी वो किस साइड पे आएगी? पेमेंट की साइड पे आएगी, यस। तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही तुम्हें दिया है, देखो उसको भी ज़्यादा नहीं करते हैं, बट तो भी मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना तुम्हें कैसे करने का। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हें, ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ आएगा बोलो? रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, डोनेशन, डोनेशंस, हाँ रिसिप्ट। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, पेमेंट, यस पेमेंट। रेंट पेड, वो भी पेमेंट। जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट, पोस्टेज पेमेंट, कुरियर चार्जेस पेमेंट, एक्सपेंसेस पेमेंट और क्लोजिंग बेस, क्लोजिंग जो होगी वो भी वहाँ पर ही आएगी, राइट। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको तुम लोग बोलोगे कैश एट बैंक,
और वो 91,000 होनी चाहिए, वो तो तुम्हें आ जाएगा। अभी आज कुछ नया सीखते हैं, क्या सीखना है पता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, राइट। तो जब भी तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, यही तुम्हारी शुरुआत है। अभी जो मेन चैप्टर है उसकी शुरुआत यहाँ से ही हो रही है, राइट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुम्हें दिया होगा, और उसमें से तुम्हें बनाना क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक तो 3-4 चीजें तुम्हें दिमाग में बिठा लेनी है। क्या बिठा लेनी है पता है? एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे। क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो असेट है हमारी। और असेट हमेशा कहाँ पर आती है? बैलेंस शीट में आती है। याद रहेगा ना, कैश एट बैंक होती है या फिर कैश इन हैंड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक टाइप की असेट बोलते हैं, है ना। फिक्स असेट होती है, लिक्विड असेट होती है, इसको लिक्विड असेट बोलेंगे। जो टाइम टू टाइम चेंज होती हो, फ्लक्चुएट होती हो ज़्यादा, उसको लिक्विड असेट्स बोलते हैं, राइट। तो स्टॉक है, कैश एट बैंक है, कैश एट हैंड है, वो सारे हमारे कैसे कैसे डेटर्स हैं, वो सारी एसेट हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। तो ये जो कैश एट बैंक और कैश एट हैंड है, और ये जो है हमारे बैलेंसेस, वो सारे के सारे बैलेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे, राइट। दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी प्रकार का एडजस्टमेंट, वेदर इट इज अ इनकम और वेदर इट इज अ एक्सपेंसेस, राइट, पर वो अगर कैपिटल टाइप का होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर ओनली एंड ओनली कौन से टाइप के एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड होते हैं? रेवेन्यू टाइप के, रेवेन्यू टाइप के होंगे, बाकी नहीं होंगे। फिर दूसरा क्या होगा बोलो? इसी साल का होगा। से फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन तुम्हें 3 साल के दिए, तो करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो तो करंट ईयर का ही कंसिडर करोगे, इसी साल का एडजस्टमेंट कंसिडर करोगे। यहाँ पर पहले नीचे एडजस्टमेंट पढ़ने के क्या लिखा? लायबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड आर, रेंट दिया है 800, सैलरीज दी है 1200, एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि 3 चीज़ों में एडजस्टमेंट है, रेंट में, सैलरी में, एडवर्टाइजमेंट में। कहाँ गया रेंट, सैलरी और एडवर्टीजमेंट, राइट। ये 3 का हमें एडजस्टमेंट है। ₹2000 due for interest on investment was not actually received. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, चलो ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये 4 चीज़ों में एडजस्टमेंट दिए हैं। ये तो छोटा सा सम है, अभी जब हम लोग बड़े बड़े सम्स करेंगे तो इसमें 5-5, 6-6 एडजस्टमेंट्स आएंगे, राइट। तो पहले तो हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो मेनली 3 चीज़ें याद रखने की। क्या याद रखने का? जो एडजस्टमेंट है वो तो करने ही है हमें, बट पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। जो हमारी बैलेंसेस होती हैं कैश या बैंक, उसको हम लोग असेट कंसिडर करते हैं, और असेट हमेशा कौन सी साइड पे आती है? बैलेंस शीट में, राइट। अभी ये वाली बैलेंस जो है वो कब आएगी, और ये वाली बैलेंस है वो कब आएगी बैलेंस शीट में? जब तुम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो फॉर फाइंडिंग कैपिटल फंड। कैपिटल फंड तुम्हें नहीं दिया होगा, और जब तुम फाइंड करने बैठोगे तब तुम्हारे पास ओपनिंग के सब बैलेंसेस होने चाहिए। उस टाइम पे ये तुम्हें मदद करेंगे, यहाँ से ले लेने होंगे, राइट। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कोई काम नहीं है। जब इनकम बनाने बैठते हैं, ध्यान रखना, जब इनकम की साइड पे लिखने बैठते हो तो रिसिप्ट की साइड को देखो और उसको क्रॉस करो, और जब पेमेंट को कर रहे हो तब एक्सपेंडिचर की साइड पे करो और उसको क्रॉस करो। मेरी सलाह ये है कि पहले रिसिप्ट की साइड को ख़त्म करो, बाद में पेमेंट की साइड पे ख़त्म करो, ठीक है। या फिर पेमेंट को करो तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, बट तुम्हें क्या करना होगा? जो जो चीज़ों में एडजस्टमेंट है उसको अंदर लिखने पड़ेंगे, राइट। अभी तुम्हें ही मुझे बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा। 2 मिनट। एक ये देख लो कि रेवेन्यू होगा ना, वही चीज़ आएगी। कैपिटल कभी नहीं आ सकता इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल चीज़ें नहीं आएगी, और उसको लिखने की भी नहीं। चलो इनकम और एक्सपेंसेस बनाते हैं। एक्सपेंसेस
और इनकम। हाँ चलो, फर्नीचर आएगा कि नहीं आएगा, ये जो एक पेमेंट की साइड है उसको कहाँ पर देखने का, एक्सपेंसेस की साइड पे लिखना है, राइट। और जो रिसिप्ट की साइड है उसमें से इनकम की साइड पे लिखना है तुम्हें, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। कोई भी जब सम शुरू करते हैं तब तुम्हें कौन सी साइड को पकड़ना है, जो साइड को तुमने पकड़ा हुआ है वही साइड को रखो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले एक एक एडजस्टमेंट पेमेंट के देखेंगे, रिसिप्ट का देखेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, राइट। तो ऐसा करना नहीं है, बोलो। नहीं तो रिसिप्ट की साइड से शुरू करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये मैंने बोला कि ये दोनों चीज़ें नहीं आ सकती क्योंकि वो बैलेंस शीट में आएगी। डोनेशन 16,000, बोलो कहाँ पर आएगा? इनकम। यस, इनकम में आएगा। डोनेशंस 16,000। हाँ, अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर ऐसा बोला होता कि डोनेशन फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट, तो आता यहाँ पर? यस मैम। तो यहाँ पर नहीं लिखते हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट में लिखते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड। अगर ये जो चीज़ें यहाँ की रिसिप्ट की जो चीज़ें हैं ना, वो क्रेडिट की साइड पे यहाँ पर जो चीज़ें नहीं आई होगी वो सारी की सारी तुम लोग कहाँ पर लिखोगे? मेनली तुम लोग कहाँ पर लिखते हो? क्रेडिट की साइड, राइट। एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा कि मैम आप बोल रहे हो कि इनकम की साइड पे आप क्रेडिट की साइड पे जो चीज़ें नहीं आएगी उसको लायबिलिटी की साइड पे लिखो। तो ये कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी लिखना होगा? नहीं लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का है। ये जो बैलेंस है, जो ब्रॉट डाउन तुमने किया है, वो भले ईयर 15 है पर ये बैलेंसेस किसके हैं? 2014 वाले हैं। अभी यहाँ पे जो बैलेंस होंगे ना कैरी फॉरवर्ड वाले, ये 15 के, वो 16 में कैरी फॉरवर्ड होंगे, राइट। मतलब ये जो कैरी फॉरवर्ड हुए वो वहाँ पर ब्रॉट डाउन होंगे। यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुए 2015 के, वो 16 में ब्रॉट डाउन होंगे। तो हम लोग बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लिखते हैं? ओनली क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, जो तुमने बोला ना डोनेशन अगर मैंने बोला कि क्रिकेट टीम के लिए होता तो कहाँ पर आता? लायबिलिटी के साइड पे हम लोग लिखते हैं। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन था, अगर पूछे कि डोनेशन फॉर क्रिकेट टीम, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, चलो ना टूर्नामेंट लिखते हैं, राइट। टूर्नामेंट का डोनेशन है 50,000, ठीक है। तो उसको दूसरे किसी में भी या हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये मैंने लायबिलिटी की साइड पे लिख दिया, मानो, ठीक है। अभी कोई ऐसा इंसान है जो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मुझे टूर्नामेंट के लिए वापस से डोनेशन देना है, और कोई ऐसा इंसान है जो मतलब जो टूर्नामेंट तुमने की उसके एक्सपेंसेस हो गए हैं। तो से फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस जो है मेरे वो 10,000 है, और दूसरे एक भाई साहब है जो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ही देना चाहते हैं 40,000 का डोनेशन देना चाहते हैं, और ये मेरे एक्सपेंसेस है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, बोलो? हाँ हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉन्ग होगा तो मैं फिर से बोलूंगी। उसके एक्सपेंसेस को क्या करेंगे और डोनेशन को क्या करेंगे? चलो, डोनेशन ये भाई साहब ने बोला कि टूर्नामेंट के लिए ही हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें तुम लोग प्लस कर सकते हो कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट का ही है। और अगर ऐसा बोले कि टूर्नामेंट का खर्चा है 10,000 है, तो टूर्नामेंट के जो एक्सपेंसेस होंगे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस की साइड पे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? इस पे पहले माइनस कर डालेंगे, माइनस एक्सपेंसेस, और बाहर जो हम लोग वैल्यू दिखाएंगे वो 80,000 लिखेंगे। तो मतलब कि इसके जो रिसिप्ट होंगे या इसके जो एक्सपेंसेस होंगे
वो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में ही प्लस माइनस होंगे, राइट। कोई ऐसा बोलेगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीछे 4th नंबर का क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगी कैसे करना है, वो थोड़ा सा हार्ड है पर अच्छा क्वेश्चन है। चलो सब्सक्रिप्शन बोलो, कहाँ पर लिखूं? सब्सक्रिप्शन दिया है तुम्हें 50,200। इनकम। यस, सब्सक्रिप्शन लिख सकती हूँ 50,200। एंडोमेंट फंड कहाँ पर आएगा बोलो? हाँ इनकम तो है एंडोमेंट फंड, पर यहाँ पर इनकम की साइड पे आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। बोलो, आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेंट फंड? मैंने बोला तब, पर याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं याद है तो भी बोलो। एंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है? एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है पता है? जो थोड़े थोड़े से एक्सपेंसेस उसमें तुम करते जाते हो। से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज हैं, और उसमें से मानो कि तुमने थोड़े थोड़े से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, या फिर बोला है कि भी इसमें से तुम्हें प्राइज ही देने हैं, हर साल बच्चों को प्राइज ही देने हैं और उसका लॉन्ग टर्म तक यूज करना है, राइट। जो लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले हो उसको एंडोमेंट फंड बोलते हैं। मैंने एक तुम्हारे मैथ्स के टीचर का एग्जांपल दिया था और बोला था कि अगर तुम्हारे मैथ्स के टीचर रिटायर्ड हो रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं 30,000 या 50,000 दे रहा हूँ और उसका जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें से हर साल बच्चों को प्राइजेस दिए जाए, 100 रुपीज, 500 रुपीज, जो मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लाता है उसको, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड, जिसका यूज बहुत सालों साल तक होता है, पर वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो फंड है, राइट। जहां पर भी वर्ड फंड लिखा हो ना, वो समझ जाने का कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पे ही मेनली आएगा, राइट। चलो लीगसीज, इनकम। हाँ यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे या फिर बैलेंस शीट में आएगी बोलो? बैलेंस। हाँ बैलेंस शीट में आएगी। क्यों? क्योंकि लीगल सेस हमें रोज रोज नहीं मिलती है, राइट। और हम लोग जो खर्चे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं या जो भी इनकम कर रहे हैं वो सारी की सारी कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? दैट इज रेवेन्यू। एंडोमेंट फंड भी चलो एक साल में हमें कभी भी दिया और उसका लॉन्ग टर्म हमें यूज करना होगा, ना कि हर साल हमें मिलेगा या हर महीने पे हमें मिलेगा। तो दैट इज कैपिटल इनकम, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम। यस इनकम की साइड पे आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो रोज रोज मिलने ही वाला है, कंसिडर तो होगा ना भाई, भले एक साल में मिल रहा हो पर रोज के रोज का इंटरेस्ट हमें मिलता जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैलेंस शीट, नहीं ये भी हमें इनकम। यहाँ पर ही आएगा। हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो भी हमारे डिपॉजिट्स होगी उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसका कैलकुलेशन तो डेली बेसिस पे होता है ना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो भी होगा वो मंथली, ईयरली, 6 मंथली, क्वार्टरली भले हमें मिलता होगा, बट वो जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो रोज का हमें मिलेगा, राइट। एक बार मिला और फिर सालों साल तक कुछ नहीं मिलेगा, वैसा नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बोलो। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बोलो?
बैलेंस शीट. पहले मुझे ये बताओ कि सेल ऑफ न्यूज़पेपर है वो कौन सा टाइप की इनकम है, रेवेन्यू है या कैपिटल? रेवेन्यू. हाँ रेवेन्यू है। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें अगर डाउट आएगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है। व्हेन आई वाज इन 12th तो मेरे साथ बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। फिर मैंने जब मेरे कॉन्सेप्ट्स कब क्लियर हुए मैं बताती हूँ। 12th में पढ़ रही थी तब लर्न बहुत किया मैंने, मेरे 95 मार्क्स भी हैं, बट मैं जब पढ़ रही थी तब मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं थे जितने मेरे सीए में हुए, क्योंकि वहाँ पर बहुत डीप में पढ़ने का आता है, बहुत डीप में बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, तो तुम्हें मतलब जब जल्दी समझ में ना आए तो उसका मतलब ये नहीं है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर होता है वो कौन सी इनकम होती है, रेवेन्यू। उसका रीज़न, हाँ एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था और मैंने तुम्हें शायद से बताया भी था तुम लोगों को कि ओल्ड न्यूज़पेपर को हम लोग थोड़ी ना मैम रोज़ रोज़ बेचने जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा हुआ कि मुझे 12 महीने की पस्ती एक ही दिन में बेचनी है, तो 12 महीने तक तो मैंने बेचा नहीं और एक दिन में बेच दिया, तो हमने वो सेल कर दिया, तो मैम वो कैसे कैपिटल नहीं हुआ, रेवेन्यू कैसे हुआ? उसका रीज़न ये है कि रेवेन्यू जो होता है उसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म तक मिलता है, राइट। और लॉन्ग टर्म जिसका बेनिफिट मिल रहा हो ना 3 साल 5 साल, वैसे उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, अरे सॉरी कैपिटल। जैसे कि मैंने एफडी करवाई, तो एफडी जो है मुझे उसका बेनिफिट एक ही दिन में नहीं मिलेगा, एक ही साल में नहीं मिलेगा, सालों साल तक जब तक मेरी एफडी मैंने करवाई होगी फिक्स डिपॉजिट, उसका मुझे मिलने वाला है, राइट। अब अगर मैंने फर्नीचर परचेस किया है तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्यों रेवेन्यू? क्योंकि फर्नीचर का बेनिफिट ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैंने चेयर्स ले ली और चलो कि उसको मैं फेंक डालूंगी एक ही महीने में, 2-3 साल तक उसको यूज़ करूंगी, 5 साल तक यूज़ करूंगी। से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा सोफ़ा ले लिया मेरे बिजनेस के लिए, या मेरा जो भी एनपीओ चल रहा था उसके लिए मैंने कुछ कबर्ड वबर्ड ले लिया, बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी में जो कबर्ड्स लिए वो दैट इज कॉल्ड फर्नीचर, से फॉर एग्जांपल। तो फर्नीचर का बेनिफिट ऐसा होगा ना लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो ये जो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक हमें लाभ देने वाली हैं, बेनिफिट देने वाली हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सेल ऑफ न्यूज़पेपर जो होगा उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलने वाला है, शॉर्ट तक टर्म तक ही मिलने वाला है, इसीलिए वो रेवेन्यू इनकम हुई। बोलो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ पर आ सकता है? इनकम. हाँ इनकम है हमारी, पर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या फिर बैलेंस शीट में आएगा, वो मैं पूछ रही हूँ। देखो डोनेशन अगर सिंपल होता है, सिंपल डोनेशन, तो उसको इनकम की साइड पे लिखो, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है, राइट कि इनकम डोनेशन इसके लिए है, डोनेशन इसके लिए है। बट जब तुम्हें डोनेशन फॉर सम पर्पसेस दिया हो, बिल्डिंग के लिए दिया हो, टूर्नामेंट के लिए दिया हो, मैच के लिए दिया हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हो, तो दैट इज लायबिलिटी, और उसको लायबिलिटी की साइड पे बैलेंस शीट में लिखने का, हाँ ना, क्योंकि वो बिल्डिंग के लिए, उसको दूसरे किसी के लिए यूज नहीं कर सकते, तो वो कैपिटल इनकम
हुई, राइट। लीगेसी फॉर बिल्डिंग, बोल। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगेसी फॉर बिल्डिंग ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखेंगे, राइट। अभी चलो पेमेंट की साइड पे आते हैं। फर्नीचर कहाँ पर आएगा, एक्सपेंसेस की साइड पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, फिर बैलेंस शीट में आएगा, बोलो। मैम असेट्स। हाँ, असेट के साइड पे, वेरी गुड। चलो इन्वेस्टमेंट, मैम असेट। यस। एडवांस फॉर बिल्डिंग, एडवांस 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 फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक मिला है तो दैट इज असेट, ठीक है। बिल्डिंग के लिए आएगा तो वो हम लोग यहाँ पर शो नहीं करेंगे। चैरिटीज, बोलो। चैरिटीज एक्सपेंसेस के साइड पे आएगी या फिर बैलेंस शीट में आएगी, बोलो। चैरिटी जो है वो हमारा मेन पर्पस है, राइट। वो चैरिटीज एक्सपेंसेस की साइड पे आएगा। क्यों आएगा पता है, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसलिए सैलरीज दिया है, बोलो। सैलरी आएगा यहाँ पर, एक्सपेंसेस की साइड पे सैलरी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हेलो। यस मैम। एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर में सैलरीज आएगा, बट उसमें एडजस्टमेंट है तो उसको अंदर लिखेंगे। कितना है, 10,400, राइट। और इसके अंदर एडजस्टमेंट दिया है कि सैलरीज है वो 1,200 रुपीज, लाइबिलिटी है, बोलो। तो क्या लिखूं, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब भी तुम्हें लाइबिलिटी दी है, मतलब अभी तक चुकाई नहीं है, तो 1,200, तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 1,100, अरे 11,600, राइट। चलो रेंट एंड टैक्सेस दिया है, तो रेंट एंड टैक्सेस भी कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे। वो दिया है मुझे 4,000, वो भी अंदर लिखेंगे। फिर क्या एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पर, देखो 800 आउटस्टैंडिंग वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, नॉट सॉरी, लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर दी। अभी लाइबिलिटीज इसकी भी है, रेंट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है। कितने आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर दिए हैं हमें, 800 रुपीज। तो 800 को प्लस करके बाहर लिखेंगे 4,800, राइट। ये जो आउटस्टैंडिंग है उसका दूसरा एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ पर लिखते हैं पता है, लाइबिलिटी के साइड पे। यहाँ पर दिया ही है, देखो लाइबिलिटीज ऐसा बोल के ही दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है पता है, ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। चलो अब करते हैं, रेंट एंड टैक्सेस खत्म। अब दिया प्रिंटिंग, कहाँ पर लिखूं, बोलो। प्रिंटिंग को कहाँ पर लिखूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा, बोलो बोलो भाई। कुछ नहीं, गलत होगा तो गलत, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैम एक्सपेंडिचर। यस, वेरी गुड। चलो तुम लोग इतने होशियार बच्चे हो कि तुम्हें पता ही है, पर तुम बोलने में डरते हो, राइट। पोस्टेज, बोलो कहाँ पर लिखूं, एक्सपेंडिचर। यस। कितना है, 300 रुपीज। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमें दिया है अंदर 1,100। निश्चित क्यों नहीं बोल रहा है भाई, बोलो हाँ ना। एडवर्टाइजमेंट हाँ 200 दिया है यहाँ पर लाइबिलिटी की साइड पे, बोलो क्या करूँ इसका, मैं एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ बोलो बोलो।
हाँ एक्सपेंडिचर की साइड पे, पर उसमें एडजस्टमेंट है। देखो एडजस्टमेंट तुम्हें दिया है, एडजस्टमेंट तुम्हें दिया है 200 का, राइट यहाँ पर दिया है एडजस्टमेंट तुम्हें दिया है 200 का। तो प्लस क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 200, राइट। तो हमारा टोटल हमें मिलेगा 1300, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट का खत्म हो गया। चलो अभी क्या दिया है, इंटरेस्ट ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, ये रहा, मैं अंदर लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3800 और ड्यू हुआ है पर हमें नहीं मिला है, राइट। तो चलो लिखेंगे नहीं मिला है, तो एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न सॉरी 5800। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, राइट। तो इसका भी टोटल करो और इसका भी टोटल करना होगा, और जो भी डिफरेंस हमें मिलता है, से फॉर एग्जांपल इनकम का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इनकम की साइड पे टोटल ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस का कम होगा, और जो भी तुम्हें बीच में मिलता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग काउंट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, दूसरा एक सम तुम्हें देती हूँ, शायद से तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक होगी ही होगी, है कि नहीं है? यस मैम। नहीं है ऐसा? अच्छा कोई बात नहीं, मैं फोटोज भेजूंगी, या फिर नेट पे तो अवेलेबल है ही, पीडीएफ डाउनलोड कर देना, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन ही चलाना पड़ेगा, मंडे को तो बुक आ ही जाएगी ओसवाल की, मतलब ओसवाल की क्या गरेवाल की, ठीक है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मैं टोटल बाद में करती हूँ, पहले तो नया क्वेश्चन शुरू कर दूँगी, तो फिर 15 मिनट में क्वेश्चन शुरू नहीं खत्म नहीं होगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तुम्हें मुझे बताना होगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो, फीस कलेक्टेड इंक्लूड 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, फीस ऑफ द ईयर फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिया है, entertainment expenses, tournament expenses, meeting expenses, traveling expenses, purchase of books and periodicals, including 31,000 for purchase of books and rent, for postage, for printing and stationery और donation received, ठीक है। इसमें से तुम्हें मुझे सिर्फ यही बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा या कौन सा नहीं आएगा, और कौन सी साइड पे हम लोग लिखेंगे। साइड तो तुम्हें पता ही है कि इनकम की साइड पे आएगा कि एक्सपेंसेस की साइड पे आएगा, राइट। पर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक चार्ट भेजा था तुम्हें, शायद से सर ने तुम्हें भेजा होगा, और नहीं भेजा होगा तो मैं वापस से भेज दूंगी। उसमें बहुत सारे पूरे बुक के मैंने कवर कर लिए, बुक में से जितनी भी चीजें आती हैं उतने, नहीं तो मैं फिर से भेज दूंगी आज बना के, पूरा चार्ट है, उसको एक बार शांति से देख लेना, ठीक है। ज्यादा हार्ड ये चैप्टर नहीं है, जैसे पार्टनरशिप हार्ड है, अभी टैब ने सब मेरे पास नहीं था ना, इसलिए मैंने ये सिंपल चैप्टर तुम्हारे लिए लिया है, ताकि तुम अच्छे से धीरे धीरे कर पाओ, राइट। पार्टनरशिप तो तुम करने बैठोगे बहुत बड़ा चैप्टर, बड़ा भी है, कंफ्यूजिंग भी है, बट मज़ा बहुत आता है वो चैप्टर में भी, इसलिए, और ये भी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, फीस कलेक्टेड इंक्लूड 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, बोलो क्या कहूँ, ये फीस तुम्हें दी है उसमें से, इनकम, हाँ इनकम की साइड पे लिखेंगे, यस वेरी गुड। चलो, पर इसमें क्या दिया है, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000। देखो ये फीस के 2 एडजस्टमेंट तुम्हें दिए हैं, एक ऐसा दिया है आउटस्टैंडिंग 30,000 है, और दूसरा दिया है कि 80,000 है, वो प्रीवियस ईयर का है। अरे तो क्या करें बोलो,
हमने सब बाकी मतलब पिछले है इंक्लूड 80,000 अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर राइट और ये इस साल का जो को ने बोला था 10 करते हैं हम लोग तो 10,000 कर तो हुआ 550,000 का और उस 80,000 माइनस होगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है इस साल का नहीं है वो ईयर है इस साल का नहीं है तो अभी देखो सैलरी 5,000 है ईयर की है पर आउटस्टैंडिंग दिया एट द एंड ऑफ द ईयर तो चलो ये का होगा जो सैलरी उस जो हमने पाया नहीं और 5,000 इस ईयर उसको माइनस क्योंकि वो इस ईयर इस साल का नहीं है ये इससे पर मैं क्या कैश बुक तुम्हें